बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी कायम। निफ्टी निकला 10,390 के पार। बैंक निफ्टी में भी जोरदार मजबूती। बजाज फाइनेंस और दिग्गज शेयरों में मजबूती। रिलायंस में भी इंट्राडे लो से पुल बैक। बेहतर मॉनसून और रूरल इकोनॉमी में सुधार की उम्मीद से एफएमसीजी शेयरों में तेजी। एचयूएल बना बाजार का बादशाह, करीब 3% की तेजी के साथ नेस्ले भी निफ्टी का नवाब बना। फार्मा शेयरों में जोरदार तेजी। निफ्टी फार्मा इंडेक्स लगातार तीसरे दिन ऊपर। जैकपॉट शेयर्स पार करीब 8% ज्यादा दौड़ा। 52 की ऊंचाई पर पहुंचा अरविंदो फार्मा। सरकारी बैंकों में लगातार चौथे दिन जोरदार तेजी। 2 हफ्ते में करीब 11% भागा इंडेक्स। इंडियन बैंक में 9% तो यूनियन बैंक में करीब 7% का उछाल। दोनों बैंकों के आज आएंगे तिमाही नतीजे। पीएम केयर फंड से लगभग 50,000 वेंटिलेटर्स दिए जाएंगे। 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन। सरकारी कंपनी बीएल करेगी 30,000 वेंटिलेटर्स की सप्लाई। और नए खिलाड़ी का जोरदार प्रदर्शन। नीरज के खिलाड़ी जोलिया क्लॉथिंग में करीब 14% का उछाल। हेमंत का खिलाड़ी जय भारत मारुति करीब 9% तक भागा। नमस्कार, आप देखें आज फ्यूचर एक्सप्रेस में हूं वीरेंद्र कुमार और मार्केट्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़े हैं। निफ्टी आपके स्क्रीन पे करीब 10,390 पे और निफ्टी बैंक करीब 21,874 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ। स्क्रीन पे पहले निफ्टी लेके आइएगा। 10:30 पे जब मैं जुड़ा आपके साथ और इनफैक्ट 11 पे जब आपसे रुखसत हो रहा था, एक बात मैंने कही थी कि थर्ड अटेम्प्ट होगा जो इस ट्रैजेक्टरी को पार करने का, वो क्रूशल होगा, क्रिटिकल होगा और फाइनल हो सकता है। थर्ड अटेम्प्ट में ये कल के हाई को क्रॉस किया इसने एक बार, वो था 10,390। उसके नीचे आया है लेकिन इसने एक अटेम्प्ट लिया है। अच्छा, अटेम्प्ट कहाँ से लिया और कैसे अटेम्प्ट आ रहा है, एक बार आप इंट्राडे में रिलायंस लेके आइएगा। याद रखिए, रिलायंस ने एक कर्व लिया लोअर लेवल से करीब 1720 के लेवल से। एग्जैक्टली 1720 की इंपॉर्टेंस क्या है मैं वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कुछ देर में। वहां पे पुट राइटर्स का एक जमावड़ा है, तो वहां से रिलायंस का पुल बैक और निफ्टी का डे हाई पे आके खड़े होना, ये एक कॉम्बिनेशन है, याद रखिएगा। क्योंकि रिलायंस का एडवांटेज कल बाजार के ऊपर नहीं था, निफ्टी के पास नहीं था, तो निफ्टी लेटर हाफ में नीचे आया था। तो ये रिलायंस का कर्व जिस पे मेरी नजर रहेगी यहां से आगे चलते हुए, और साथ ही साथ निफ्टी में यहां से 390 का क्लस्टर पार करना एक महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है, याद रखिएगा। अब आइए आप निफ्टी वर्सेस निफ्टी बैंक। हालांकि 10:30 में मैंने आपको एक चीज और एक्सप्लेन की थी कि थर्ड अटेम्प्ट ये बैंक निफ्टी भी लेगा इस क्रिटिकल जोन को पार करने का। हालांकि अभी बैंक निफ्टी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। सुबह का टारगेट था पहला 21,950 का। उस ट्रेजेक्टरी से एक बार यू टर्न लिया, दूसरी बार यू टर्न लिया, लेकिन तीसरी बार अभी तक उस ट्रेजेक्टरी में नहीं गया है। तो ट्रेड करने लायक हमारे पास 3 चीजें हो गई आपकी स्क्रीन पे। अगेन विद डिस्क्लोजर, याद रखिए रिलायंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन उनके हाथ में है, लेकिन सिर्फ मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और इंडेक्स में इसका स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। अमित गुप्ता हमारे साथ होंगे आज और उनसे आज हम निफ्टी बैंक पर अप्रोच समझेंगे इस क्रिटिकल वीक में। और एक और बात याद रखिए, डेरिवेटिव से जुड़े जितने भी अपडेट्स हैं वो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करके देख सकते हैं। मॉर्निंग समरी, स्ट्रैटेजीज और साथ ही साथ मिड स्ट्रैटेजी जो होती है सेशन की, वीरेंद्रा ऑन निफ्टी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अमित गुप्ता हमारे साथ हैं। अमित, गुड आफ्टरनून करके मैं स्वागत है। मार्केट से डे हाई एंड स्पेशली निफ्टी। अमित, हल्का सा ठहराव 10,390 10,410 के जोन में था, लेकिन जो ट्रेजेक्टरी है 10,500 10,550 की, द 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको हम लगभग 3 महीने के फ्रैक्शन और एक समय के बाद अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। एफआईएस का स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है, बोथ आई मीन स्टॉक फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में। हाँ, हालांकि थोड़ा स्टॉक फ्यूचर उन्होंने कल अनवाइंड किया था, कैश में उनकी बाइंग। आपको लगता क्या है यहां से किस डायरेक्शन पे इंडेक्सेस को खेलना चाहिए? वीरेंद्र, अगर आप देखो तो जो 10,300 का लेवल है, आई थिंक बहुत क्रूशियल लेवल था। अभी मार्केट ने इसको निकालने से पहले कंसोलिडेशन भी किया
और हमने 300 पॉइंट के बिकवाली देखी मार्केट में कि 10,000 से 10,700 फिर वापस 10,000। तो आई थिंक एक काफी वॉलिटिलिटी के बाद ये मार्केट निकला है। तो 10,300 निकालने के बाद आइडियली जो लेवल्स हैं वो 10,700 तक जाते हैं। तो मेरे ख्याल से 400 पॉइंट की रैली यहाँ से ड्यू है, तो अब डिक्लाइंस पर आपको लॉन्ग ही रखना चाहिए। और जिस तरीके से 10,000 जो कि सीरीज, इस पूरी सीरीज में जून में 10,000 के कॉल और पुट दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ पोजीशंस थी, तो मार्केट कंसोलिडेट भी किया। लेकिन अब जैसे ही वो 10,000 के ऊपर डिसाइसिवली निकला है, तो 10,000 के पुट के ऑप्शंस में बहुत ज्यादा राइटिंग चालू हो गई है। अगर आप देखें वॉलेटिलिटी के आसपास या उसके नीचे ही लगातार ट्रेड कर रही है, सबड्यूड है। और रिसेंट पीरियड में, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, यूएस मार्केट की वॉलेटिलिटी सर्ज का भी हमारी मार्केट की वॉलेटिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आया है। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग अब एक अच्छे ट्रेंड में एंटर किए हैं। तो मेरे ख्याल से 10,600 या 700 का टारगेट लेना चाहिए और 10,100 या 150 के आसपास का स्टॉप लॉस लेना चाहिए, क्योंकि 10,000 के पुट में और 10,100 के पुट में दोनों में अच्छी खासी राइटिंग हो रही है। FIIs का बाइंग मैं मानता हूं कि रिसेंट पीरियड में दोबारा से आया है। पहले ये खाली ब्लॉक डील्स के थ्रू था, अभी सेकेंडरी मार्केट में मुझे लगता है कि धीरे धीरे इनका बाइंग आ रहा है। तो एक रुपी हो सकता है एप्रिसिएशन का ट्रेंड भी हमारा शॉर्ट टर्म में स्टार्ट हो। तो ओवरऑल ट्रेजेक्टरी ये बनती है कि मार्केट डिसाइसिवली 10,000 को निकाला है, तो वी शुड ट्रेड पॉजिटिव नाउ। एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। देखिए अब निफ्टी 10,400 पे आ चुका है। मैंने आपको कहा था ना, थर्ड अटेम्प्ट क्रिटिकल होगा और फाइनल हो सकता है। अब जरा ऑप्शन के स्टैट्स लेके आइए और उसको रीड करने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। देखिए थोड़े से राइटर्स जो थे वो 400 की जोन में थे, लेकिन जैसे कि अमित ने कहा कि प्रैक्टिकली यू कैन नाउ थिंक अबाउट 10,600 एज वेल। जरा ऑप्शन के स्टैट्स लेके आइए। 10,300 पे 1398, यानी जो सुबह डिप आया था पुट्स में, वहां राइटिंग है 31 लाख आउटस्टैंडिंग, वाई दैट्स गुड। और आप 10,300 वर्सेस 10,400 स्क्रीन पे कंपेयर करिए, लगभग 5 यानी करीब करीब आप देखें तो 2.8 टाइम्स अगर आप देखें पुट राइटर पे कन्विक्शन है और 28 लाख आउटस्टैंडिंग हुआ। ये डेटा फेवर में है, याद रखिएगा, अपसाइड के फेवर में है। निफ्टी बैंक पे आइए। निफ्टी बैंक अभी 21,904 950 की ट्रेजेक्टरी को टच करना है। और हालांकि मैं अभी ये देख रहा हूं कि कोई ऐसा बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर नहीं है विद इन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस जो आए और एकदम से एग्जैक्टली वो 50-60 पॉइंट का एडवांटेज बैंक निफ्टी को दे। 21,600 पे 50,000 पुट बिकी है, 21,500 पे लगभग 74,000 और 22,000 एक टसल पॉइंट रहेगा। हालांकि कल हमने क्लोजिंग में करीब 3 से लेकर 3:30 के बीच में इस लेवल को निकाला था। अमित, इस हफ्ते सबसे क्रिटिकल और जो कल भी इनफैक्ट मैं रीड कर रहा था वो डिफरेंशियल जो निफ्टी और निफ्टी बैंक के बीच में क्रिएट हो गया था। निफ्टी के पास रिलायंस का एडवांटेज था, रिलायंस का एक बहुत बड़े मूव ने एक डिफरेंशियल क्रिएट कर दिया। आपने अपने क्लाइंट्स को कहा क्या है, इस डिफरेंशियल को कैसे प्ले करें, और अभी बैंक निफ्टी में आप कितना अपसाइड देख रहे हैं? तो फिर देखिए, जो अंडर परफॉर्मिंग एसेट है, जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, वहां पर परफॉर्मेंस आपको धीरे धीरे देखने में मिल रही है। और पहले बैंकिंग काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर था, उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस काफी बड़ी थी, यानी कि शॉर्ट पोजीशंस का बिल्डअप था, काफी स्टॉक्स में था। वहां पर एक अच्छे वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ ये स्टॉक स्टार्ट किया है। क्योंकि अगर मैं एक्सिस बैंक का नाम लेता हूँ, एक्सिस बैंक में हमने वही एक्टिविटी देखी, ऑलमोस्ट 1 ईयर हाई वॉल्यूम्स 380 के आसपास हुए और वहां से ये स्टॉक ने पिकअप करना स्टार्ट किया है। तो ऐसे ही बैंकिंग में और भी स्टॉक्स में मेरे ख्याल से मूव आ रहा है। तो ये जो ओआई है ये क्लोज होना स्टार्ट हो गया है। तो हमने सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर 23,000 का एक टारगेट देकर अपने क्लाइंट्स को बाइंग कराया है 21,500 से, क्योंकि 21,500 का एक ब्रेकआउट है। उससे पहले एक ब्रॉडली रेंज में ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ से मेरे ख्याल से जिस तरह का ओआई क्लोजर आया है, और जो कॉल की पोजीशंस हैं वो आपकी पहले आपने भी डिस्कस किया था कि 22,000 के आसपास थी या 21,500 पर थी, वो अभी 23,000 तक चली गई हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं अंडर परफॉर्मिंग उस इक्विटी की बात करूं तो बैंकिंग यहां से परफॉर्मेंस दे सकता है। पीएसयू बैंकिंग में हमने ऑलरेडी मूव आते देखे हैं। मेरे ख्याल से प्राइवेट बैंकिंग के अंदर अभी आपको यहां से और मूव पॉसिबल है, तो वहीं पर आपको फोकस रखना है और 23,000 का टारगेट बैंक निफ्टी का लेके चलना है। चलिए अब आते हैं आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे। देखिए जो अमित ने आज यहाँ पे कमेंट्स किए हैं ये सिर्फ इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से नहीं है, ये पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से है और थोड़ा सा इस पर समय देना पड़ेगा आपको। अमित, अब आते हैं आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे, जहाँ पे आप काफ़ी बुलिश हैं या फिर बेरिश हैं। स्टॉक फ्यूचर्स इन लेवल्स पे किन किन पे आप लॉन्ग ट्रेड कमिट करेंगे आज?
देखिए, मैं स्टार्ट बैंकिंग से ही करता हूँ वीरेंद्र, क्योंकि इंडसइंड बैंक के अंदर अगर आप देखिए तो ये पहला स्टॉक था प्राइवेट बैंकिंग में जिसमें आपका ओआई लगातार बढ़ना चालू किया था। लाइफ हाई के पास ओआई बढ़ गया था और अभी हम ये एक्टिविटी इसके अंदर देख रहे हैं कि प्रमोटर्स का बाइंग चल रहा है। कल के सेशन में भी दूसरी बार इन्होंने करीब 1.5 लाख शेयर के आसपास बाइंग किया है और अभी 10 लाख से ऊपर के शेयर्स अभी इनको और खरीदने हैं, क्योंकि जो इनका 0.3% के आसपास का 15% तक पहुंचने का जो इनका बैंड था, वहां अभी भी 10 लाख के ऊपर शेयर्स हैं और वही एक मोमेंटम है जो आई थिंक स्टॉक को लेके जा रहा है और साथ में जो फ्यूचर्स में पोजीशंस हैं वो भी लगातार इंक्रीज कर रही हैं। तो यहाँ से आई थिंक इंडसइंड बैंक को देखना चाहिए। अगर आप अप्रैल मई सीरीज को देखें तो ये स्टॉक जब जब 480 या 485 के पास आ रहा था तो वहां सप्लाई थी। वो स्टॉक के ऊपर ये लगातार ट्रेड कर रहा है। आई थिंक मोमेंटम मिसिंग था, जिस तरह से अभी पिछले एक हफ्ते में हमने दूसरे स्टॉक्स में आता देखा है, तो आई थिंक यहाँ मोमेंटम अभी पिकअप कर लेगा। 575 का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं स्टॉक के अंदर, तो यहाँ से इसको देखना चाहिए। दूसरा आई थिंक एक मेटल पैक है जो काफी अंडर परफॉर्मिंग था, रिसेंटली मूव आए हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी की भी बात हो रही है, पहले स्टेनलेस स्टील में था, अभी एल्यूमिनियम के ऊपर बात हो रही है। तो बट मेरे ख्याल से स्टील स्पेस देखना चाहिए और इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि चाइना वगैरह में वहां पर भी आपको स्टिमुलस अनाउंसमेंट की बात सुनने में आए, जो कि एक बूस्ट होगा। और लकीली कल यूएस चाइना का जो ट्रेड डील का बात खत्म होता हुआ दिख रहा था वो नहीं हो रहा है, तो इस वजह से आई थिंक जो एक पिकअप था मेटल पैक में वो कंटिन्यू रहना चाहिए। टाटा स्टील के अंदर आप जुलाई सीरीज के कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, क्योंकि टाटा स्टील ब्रॉडली 300 के नीचे ही पूरे टाइम ट्रेड किया है। अभी जब ये निकला है तो आई थिंक ओटीएम कॉल ऑप्शन खरीदें, इसका तो 330 एटीएम हो जाता है, तो वहां पर आई थिंक एक अच्छी बढ़त मिल सकती है। और 15 से 17 रुपए के आसपास ये ऑप्शन खरीदिए, 8 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। मेरे ख्याल से जुलाई सीरीज में आपको यहाँ पर मूव आते हुए दिखेंगे। ओके, आई थिंक टाटा स्टील हो गया, इंडसइंड बैंक का कोई और ट्रेड है अमित आपका आज का? आई थिंक कंज्यूमशन स्पेस में कल अगर आप देखिए तो काफी जगह डिलीवरी उठी है, मतलब ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अगर आप हैवी वेट्स देखें, एचयूएल, नेस्ले, इनके अंदर कल आपको डिलीवरी पिकअप देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 50% से हाई 61% तक डिलीवरी गई। तो मेरे ख्याल से इसमें यूनाइटेड स्पिरिट एक है इस कंज्यूमशन स्पेस में जो रिलेटिवली बेटर है, और आज की डेट में भी ये स्टॉक अपने 12,400 के लेवल के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर इसमें कॉल ऑप्शंस की पोजीशन देखें तो वो 700 तक चली गई हैं और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है पोजीशंस का वो अच्छा खासा बढ़ा है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली इसके अंदर एक दिन के अंदर 15% तक के एडिशंस आए। मेरे ख्याल से यहाँ पर इसका टारगेट अच्छा खासा यहाँ से 15% तक की अपसाइड्स आप लेके चल सकते हैं। तो यूनाइटेड स्पिरिट लुक्स मच बेटर और रिजल्ट जो आए थे इसके रिसेंट क्वार्टर के वो भी काफी ज्यादा रिलेटिवली बेटर थे। तो आई थिंक ये स्टॉक एक स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, आपको देखना चाहिए। अदरवाइज फार्मा पैक के अंदर आपको शॉपिंग बीच बीच में आप कर सकते हैं। जो स्टॉक फिलहाल ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है वो बायोकॉन है, और बायोकॉन के अंदर मूव काफी खराब वाले मूव्स हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कल ग्लेनमार्क फार्मा एक न्यूज पर 30% का मूव दे दिया, बायोकॉन के अंदर आपके बहुत आराम से मूव आ रहे हैं। और इसके अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि जो ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस है वो इंक्रीज हुई हैं। तो ये एक अलग फीचर है। पहले कैश मार्केट के वॉल्यूम्स बहुत थे, इस समय एफ&ओ के अंदर आपका जो पोजीशंस है वो बढ़ रही हैं, और वो चीज हमको स्पीड, जिस तरह से मार्केट अपनी स्पीड पकड़ रहा है उसको भी जस्टिफाई कर रहा है कि लोग यहाँ पर अब ओपन इंटरेस्ट में पोजीशंस लेकर, फ्यूचर्स में पोजीशंस लेकर ट्रेड करना स्टार्ट किए हैं। तो बायोकॉन आई थिंक एक ब्रेकआउट है और यहाँ से इजिली इसके अंदर 10 to 15% ऑफ अपसाइड इज वेरी मच पॉसिबल। अच्छा, मैं अमूमन जो आज का ऑप्शन होता है ना, सस्ता ऑप्शन, वो सेकंड सेगमेंट में देता हूँ, लेकिन मेरे को एक ट्रेड नजर आ रहा, तो मैं अभी यहाँ पे उस पर बारे में बात कर लेता हूँ, कहीं वो निकल ना जाए। एक बार डायरेक्टर साहब सन फार्मा की 510 की आज की ही यानी 25 जून की कॉल लिखी है, इसका प्रीमियम कितना है? क्योंकि सन फार्मा डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहा है, और जैसे ही अमित ने ये जिक्र किया ना तो मेरे जहन में आया, मैंने चेक किया सन फार्मा को। सन फार्मा की इस महीने की यानी 25 जून की सारी कॉल्स को अगर आप देखें, 500 की कॉल में 1,15,000 शेयर घटे हैं, 520 की कॉल में 15,000 शेयर जुड़े हैं, 540, 550, 560, 570 सारी कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग, ह्यूज शॉर्ट कवरिंग अगर आप देखें सन फार्मा में, सारी स्ट्राइक्स में। और इसका मैं रोल ओवर देखूं तो करीब करीब रोल ओवर हो चुका है
42%। अमित, आई मीन पूरा फार्मा स्पेस वाइब्रेंट है और इस वक्त सन फार्मा जो है वो अपने लगभग आप समझ लीजिए कि मई जून के हाईस को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। ये 7-15, ये बताइए इस महीने की स्ट्राइक, अगले महीने की स्ट्राइक कुछ भी ले सकते हैं क्या सन फार्मा में? क्योंकि कॉल ऑप्शंस में इतनी हाई मैग्नीट्यूड की शॉर्ट कवरिंग ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है अपसाइड का। अमित, देखिए बहुत बड़ी आयरनी है कि फार्मा पैक के अंदर आपने काफी स्टॉक्स में बहुत अच्छे मूव देखे हैं, बट सन फार्मा आज भी अपने 1-1.5 साल के जो ब्रेकआउट लेवल हैं उसके ऊपर ही आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अभी रिसेंटली वापस वो 460-470 के आसपास था। इसमें जब बीच में अच्छा स्ट्रेंथ पकड़ रहा था ये स्टॉक 500 के आसपास, तब हमने यूएस में लॉ सूट आते हुए देखा था कुछ जेनरिक ड्रग्स के ऊपर जिसमें टेवा का नाम आया था और सन फार्मा का वो एक्चुअली सब्सिडरी है। तो उसके बाद सन फार्मा नीचे आना स्टार्ट हो गया। बट अगेन द पॉइंट यहाँ पर ये अच्छा है कि 460-470 के पास जो इतने लंबे पीरियड के ब्रेकआउट हैं वहां से वो स्टॉक वापस रिवर्ट किया है। तो आई थिंक ये जो लैग होगा ये काफी स्ट्रेंथ वाला लैग हो सकता है सन फार्मा में। और एनएसई फार्मा इंडेक्स जो उतना ज्यादा मूव दिखाता हुआ नहीं दिख रहा है जस्ट बिकॉज उसके अंदर सन फार्मा का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो वहां पर भी आपको शायद मूव देखने को मिल जाए। तो आई थिंक सन फार्मा आपने राइटली कहा कि इसके अंदर कॉल ऑप्शंस में क्लोजर आ रहा है और आगे भी आ सकता है। तो जुलाई सीरीज के लिए आई थिंक फोकस में रह सकता है सन फार्मा और अपने ब्रेकआउट लेवल से रिवर्ट किया है तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवार्ड भी इसके अंदर काफी फेवरेबल है। कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहता है या फिर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करो। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी लास्ट राउंड में जब ये वापस नीचे गिरा था तो काफी टूटे, तो देयर इज अ रूम फॉर द सर्ज इन दिस वॉलिटिलिटी जिसकी वजह से ऑप्शन प्रीमियम्स बढ़ते हैं। तो उस वो आपको फोकस में आप कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट मंथ आल्सो। सेकेंड हाफ में इस ऑप्शन पे नजर रखिएगा। 7:45 हो चुका है स्क्रीन पे। सन फार्मा या तो ये ऑप्शन या फिर नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन, क्योंकि याद रखिए इसी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में कवरिंग आ रही थी इसलिए मैंने फटाफट मेंशन कर दिया, अदरवाइज मैं नहीं करता। खैर एक ब्रेक का वक्त है लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बात करते हैं मनी कंट्रोल प्रो की। इस पूरे अगर आप देखें टर्बुलेंस में जब बाजार में काफ़ी शार्प फॉल था फिर एक पुल बैक आया, मनी कंट्रोल प्रो आपके साथ जुड़ा रहा। मनी कंट्रोल प्रो पे आप मार्केट से जुड़ी सारी जानकारी, डेटा और कंपनी स्पेसिफिक जानकारी दे सकते हैं। लेकिन आप अगर मनी कंट्रोल प्रो से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। इस वक्त आप एक कूपन कोड है प्रो 365, इसको तुरंत सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे धनलक्ष्मी बैंक की मैनेजमेंट होगी हमारे साथ और उनसे उनके नंबर्स पर चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी करीब 10,387 कल के हाईस और एक बार जो कि हमने अभी करीब 20 मिनट पहले निकाले थे लेवल्स, उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ और बैंक निफ्टी हल्का सा कोई इंपॉर्टेंट बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर ऐसा नहीं है इस वक्त जो कि आके डे हाई पे खड़ा हो। खैर इस पर हम बात करेंगे, ऑप्शंस पे फिर बात करेंगे, लेकिन विषय को थोड़ा चेंज करेंगे, अर्निंग्स पे फोकस करेंगे। धनलक्ष्मी बैंक के नंबर्स आए थे और इन नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर सुनील गुरबख्शनी, MD एंड CEO धनलक्ष्मी बैंक के जुड़े हैं बात करने के लिए। आपकी स्क्रीन पे स्टॉक भी आएगा करीब 1580 पर, लगभग 40 पैसे नीचे कारोबार कर रहा है। और सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और इनफैक्ट मैं देखा था आपके नंबर्स को, ग्रॉस एनपीएस अप्रॉक्सीमेटली 401 करोड़ रुपए और ग्रॉस एनपीएस में एक इंप्रूवमेंट था सिक्वेंशली 5.9 वर्सेस 7.1%। ये बताइए सर, मैं थोड़ा सा एसेट क्वालिटी और मॉरिटोरियम की फिगर से ही शुरुआत करना चाहूँगा इस डिस्कशन की। एग्जैक्टली जो आपके एडवांसेस हैं पूरे, उसमें से कितना परसेंटेज मॉरिटोरियम पिक हुआ है और अब तक की आपकी रीडिंग क्या है सर कि इस रकम में से एग्जैक्टली जो जिन्होंने मॉरिटोरियम पिक किया है वो कितना एनपीएस की ट्रैजेक्टरी में जा सकता है? थोड़ा सा इस पर डिस्कशन चाहूँगा पहले मैं। वीरेंद्र जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आपका धन्यवाद के साथ में, क्योंकि धनलक्ष्मी बैंक आपके साथ जुड़ा है। आप देख पा रहे हैं काफी सारे फिगर्स हैं जो आपको बड़े पॉजिटिव लगेंगे। जैसा आपने खुद ने बताया, GNPA और NPAs, नेट NPAs सिक्वेंशियली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, ईयर आफ्टर ईयर वी आर शोइंग एन इम्प्रूवमेंट। एक अच्छा रुझान है, अच्छा तरीके से हम अपनी एसेट क्वालिटी को बढ़ाने में और उसको और ज्यादा इम्प्रूव करने में सक्षम हुए हैं। आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था कोविड रिलेटेड और ओवरऑल एडवांसेस में, तो मेरी जो बुक साइज है उसके 15% कस्टमर बेस जिन्होंने मोरेटोरियम के लिए अप्लाई किया था, 2078 रफली 2100 करोड़ के नीचे
which is 30% of our book, they had sought a moratorium. Then again, आपके क्वेश्चन के स्पेसिफिक आंसर, जहां तक और ज्यादा पेन दिखने का सवाल है, मैं आपको एक अच्छा डिसीजन जो बोर्ड मेंबर्स ने यूनानिमसली लिया था, आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हर बैंक को 10% का प्रोविजन रखना था जो SMA 1, 0, 1 and 2 अकाउंट्स का था, एंड द स्प्लिट वाज 5% in March quarter and 5% was in June quarter. But as a prudent measure, बैंक ने डिसाइड किया कि वो पूरे 10% का प्रोविजन हम मार्च में रखेंगे, which is essentially to protect yourself from any likelihood of. जहां तक पीसीआर का सवाल है, आप देखेंगे उस पीसीआर में भी हमने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है. As of now, 90% of our corporate book is well covered, which is the provision coverage ratio. जहां तक स्पेसिफिक बुक क्वालिटी का सवाल है, आई मस्ट एडमिट कि एसएमई एक छोटा एरिया है जहां पे देश के मुताबिक, सारी बैंकों में मुताबिक, धनलक्ष्मी बैंक इज नॉट एन एक्सेप्शन, वहां पे थोड़ा सा पेन हमें दिख रहा है. बट वो साइज जो 17% की बुक है हमारी एसएमई की, उसमें भी बहुत ही छोटा परसेंटेज है जिसके ऊपर हम रेगुलरली ध्यान लगाए हुए हैं, इंक्लूडिंग मीटिंग कस्टमर्स, मेकिंग श्योर कि हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी बनी इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन, उसके मुताबिक अगर हम कुछ एसएमई कस्टमर्स को और ज्यादा सपोर्ट देके हेल्थ उनकी अच्छी कर पाए, दैट विल बी आवर अटेम्प्ट. ओके सर, ये चीज़ बताइए कि अब जैसे कि हमने ग्रॉस एनपीएस की फिगर और मोरेटोरियम की फिगर से बातचीत करी, FY21 के लिए अगर आप देखें जो रेस्ट ऑफ द मंथ्स हैं, उसमें आपको बिजनेस एनवायरनमेंट आउटलुक लगता कैसा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एडवांस ग्रोथ एंड डिस्बर्समेंट ग्रोथ लग कैसा रहा है? आई मीन जब हम लॉकडाउन से बाहर निकल के आ रहे हैं, हाँ जी, अभी क्लाइंट्स या फिर अभी जो आपका इंटरेक्शन हो रहा है अपने बड़े क्लाइंट्स के साथ, वो क्या, उसको देखते हुए लगता क्या है रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए आपका व्यू क्या है? सो उसके दो एस्पेक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. एक, जब पैन इंडिया की आप बात करते हैं, ऑब्वियसली देयर इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे हम इस लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं, अनलॉक सिचुएशन बन रही है. और जहां तक हमारा धनलक्ष्मी बैंक का कंसंट्रेशन का सवाल है, द पॉजिटिव साइड इज 60% ऑफ माय बिजनेस इज sort of concentrated in Kerala. And Kerala as a state, I'm sure आप उसको देख पा रहे होंगे, कोविड से जो रिस्पॉन्स है वो केरला का बाकी स्टेट्स के मुकाबले काफी अच्छा रहा है. इन अ वे आई एम ट्राइंग टू शेयर विथ यू कि जो इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाने में जो सक्सेस हुआ है, यहाँ पे हम वो रुझान बाकी स्टेट्स के मुकाबले में जल्दी देख पा रहे हैं. तो देयरफॉर द कैश फ्लो स्टार्ट जनरेटिंग एंड आई एम श्योर द कस्टमर्स shall soon be back in their business. कॉर्पोरेट बुक का सवाल है, कॉर्पोरेट बुक बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, और जहां तक क्वालिटी का सवाल है, असेट क्वालिटी हमारी रेगुलर इंप्रूव होती रही है. मैं पर्सनली काफी लार्ज कॉर्पोरेट के साथ में डील करते रहा हूँ. इनफैक्ट आज शाम को भी मेरी 2-3 कस्टमर के साथ मीटिंग है. जहां तक मैं उनसे समझ पा रहा हूँ, दे आर वेल कैपिटलाइज्ड. सम ऑफ द एनबीएफसीज वी डील विद, सम ऑफ द लार्ज कॉर्पोरेट्स वी डील विद, दे हैव देयर ओन रेगुलर कैश फ्लोज एंड स्ट्रेंथ टू come out of this COVID crisis successfully. So as a result, बैंक को मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है, कोई ज्यादा रिस्क नहीं है. ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. थोड़ी समय की मेरे पास कमी है और आपको अगले क्वार्टर के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए. थैंक यू सर. थैंक यू वीरेंद्र जी. निफ्टी करीब 10,383 और हाँ, वो मोमेंटम जो अगर आप देखें एग्जैक्टली 12 बजे आया था, वो थोड़ा सा फिजल आउट हुआ है. बट याद रखिए सेकंड हाफ बड़ा क्रिटिकल होगा. और अभी भी कह रहा हूँ कि फार्मा स्टॉक्स पर नजर रख के चलिएगा. थोड़ा सा वो कॉल ऑप्शन करीब 750 के बाद अब थोड़ा नीचे आया है, लेकिन फार्मा स्टॉक्स में हायर स्ट्राइक्स में कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग है, नजर रखिएगा. एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बात करते हैं CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम इन्फॉर्म इन्वेस्टर. याद रखिए हम रोज बरोज इसी मुद्दे पर बात करते हैं और आपको आगाह करते हैं. आप जब निवेश करते हैं, याद रखिए जिस भी अकाउंट के जरिए निवेश करते हैं उसके ट्रांजैक्शंस पर लगातार नजर बना के रखिए. कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो मिले जिसको देख के आपको लगे कि ये ट्रांजैक्शन मैंने नहीं की है, तो आप अपने ब्रोकर को सूचित करें और उससे कहें कि तब तक के लिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन तक मेरा जो अकाउंट है वो आप फ्रीज कर दीजिए. साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन जिसके आधार पर आप ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके सोर्सेस को लेकर आश्वस्त रहिए. वो एक सही प्लेटफॉर्म से आनी चाहिए और
उसकी डेट पर थोड़ा सा फोकस करें, अच्छी तरह से रिसर्च करें, उसके बाद कोई पोर्टफोलियो बनाएं, लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप का एक कॉम्बिनेशन रखें, अचानक आय उछाल से कभी भी अगर आप देखें झांसे में ना आए, और टिप्स के आधार पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, और एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की राय जरूर लें और निवेशित रहें, कुछ समय दें। एक ब्रेक के बाद आशीष वर्मा आपके साथ होंगे। नमस्कार।